हेलो दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, अभी कुछ टाइम पहले ईरान और इजराइल का वॉर स्टार्ट हो चुका है और ये वॉर हमारी वर्ल्ड के अंदर और इंडिया में क्या इम्पेक्ट करेगा, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं। ईरान और इजराइल का वॉर कब से, जो अभी प्रेजेंट कंडीशन में बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, ये कब से इनके बीच में तनाव क्या पैदा होने लगा है। ईरान और इजराइल का तनाव जब से पैदा होने लगा है, जब से इजराइल ने हमास पे अटैक करा है। हमास पे जो 7 अक्टूबर पे अटैक हुआ था 2023 से, इन दोनों के रिलेशन पे बहुत बड़ी खटास पैदा होने लगी। कैसे कि जब से हमास जैसे आतंकी ग्रुप को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था, मगर एक ईरान ही है जिसने पीछे से उसको सपोर्ट, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। फिर धीरे धीरे ईरान ने फलस्तीनी पीपल पे जो अत्याचार हो रहे थे उसको भी खुल के सपोर्ट किया गया था। मगर ये प्लेटफॉर्म था बातचीत को का प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो सारी छोटी मोटी कंट्रियों ने सपोर्ट किया है। मगर इजराइल के खिलाफ ईरान ने 3 टेररिस्ट ग्रुप को भी सपोर्ट करा है जो इजराइल के खिलाफ हैं। वो 3 टेररिस्ट ग्रुप हैं हमास, हिजबुल्ला और हौतीस। कुछ समय हमने हौतीस की न्यूज़ भी पढ़ी थी, जो यमन में रहते हैं, जिनने जो भी इजरायली शिप हो रही थी जो जहाँ से रेड सी से जा रही थी उन पे अटैक किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब यमन में हौतीस और लेबनान में हिजबुल्ला, ठीक है, और आपका कौन सा हमास, ये 3 ग्रुप ईरान के सपोर्ट से इजराइल पर अटैक करे जा रहे थे। मगर इस इवेंट में एक एक आग लगना, मतलब एक फायर इनिशिएशन होना ये जब भी स्टार्ट हुआ, जब इजराइल ने अटैक किया किस पे, सीरिया पे, ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया। सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक किया, उससे लेके इन दोनों में बहुत बड़ा तनाव हो गया है। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमानी, उनने इस चीज़ का रिवेंज लेने का घोषणा कर दी। और जो अभी आपने देखा है, जो 100 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का अटैक जो ईरान पे इजराइल पे हुआ, ईरान ने इजराइल पे किया है, वो केवल उसी रिवेंज लेने का मकसद था। ठीक है, मगर ये वॉर मुझे नहीं लगता कि इसी जगह रुकने वाला है, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो चुकी है मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस की। मुझे लग रहा है ये भी कंटिन्यू फैलती जाएगी। हम अभी थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि इस वॉर में कौन सी कंट्री किसके सपोर्ट में है, क्यों ईरान ने आज पहली बार इजराइल पर अटैक करा, इससे पहले कभी अटैक नहीं करा। उसका रीज़न मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इजराइल और यूएसए से अकेला लड़ ले, मगर उसने इतनी डेयरिंग किस भरोसे दिखाई है। इसका इनडायरेक्टली है कि उसने रशिया और चाइना के सपोर्ट से ही इस वाली डेयरिंग दिखाई है। डायरेक्टली रशिया चाइना तो ये सपोर्ट नहीं बोलेंगे, मगर इनडायरेक्टली ईरान को रशिया और चाइना का सपोर्ट है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हमेशा जो ये दिखा रहता था कि जो भी यूएसए के साथ रहता है और यूएसए उसके साथ हमेशा रहेगा और उस कंट्री का सपोर्ट करता है। मगर जब यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें भी यूक्रेन के साथ यूएसए था, मगर जब रशिया ने अटैक करा तो यूएसए ने उस पर अटैक नहीं किया। ठीक है, इसी रीज़न से ये मिथ होगा कि अगर अभी जो भी अटैक हो रहा है किस पे, इजराइल पे, अगर वो वॉर पे कन्वर्ट होता है तो यूएसए का सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस जगह वॉर होता है तो आप देखिए सबकी क्षमता देखिए। ईरान के पास यमन में हौतीस हैं, ठीक है, सीरिया में इसका अच्छा है, इराक में भी इसके हमास और हिजबुल्ला के आतंकवादी हैं। मगर इनडायरेक्टली सपोर्ट उसको कहाँ से मिलेगा, चाइना से मिलेगा और रशिया से मिलेगा। मगर रशिया ऑलरेडी क्या हो रहा है, यूक्रेन वॉर में एग्जॉस्टेड हो रहा है, तो वो इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। मगर इधर यूएसए का देखो तो आप देखो, यूएसए की में टर्की नाटो का मेंबर है, ठीक है, इजराइल खुद ही है, जॉर्डन में भी 3000 सैनिक यूएसए के हैं, यूई में भी हैं, कतर में भी है, सऊदी अरब में भी है और बहरीन में भी है। तो मतलब यूएसए का यहाँ बहुत बड़ा पकड़ है। हमें बस अब ये फोकस करना है कि यूएसए इस वॉर के अंदर आना चाहेगा क्या नहीं आना चाहेगा। अगर यूएसए इस वॉर के अंदर आता है तो एक लॉन्ग टर्म वॉर वापस से छिड़ सकता है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ये तो हो गया वर्ल्ड का सिनारियो। अब हमें देखना कि इंडिया के ओपिनियन से क्या हो रहा है। इसमें इंडिया मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ईरान भी उसका बहुत पुराना दोस्त है और इजराइल भी उसका दोस्त है। मगर इंडिया को सबसे बड़ी दिक्कत यह रहने वाली है कि उसकी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है 2 जगह से होती है। एक होती है आपकी पर्शियन गल्फ से और एक होती है रेड सी से। ये मेन रूट है आपका, 80% क्रूड ऑयल यहीं से ही आता है। ठीक है, इसका मतलब इंडिया का क्रूड ऑयल सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर दूसरा, एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट किससे होता है, मिडिल ईस्ट कंट्री से पड़ता है, जिससे हमारी करेंसी में भी दिक्कत हो सकती है और इन्फ्लेशन पहले ही है कंट्री में और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और दूसरा, वर्ल्ड के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारे अभी,
जैसे इन्वायरमेंट पे फोकस करना था, तो वर्ल्ड में पहले ही यूक्रेन रशिया वॉर चल ही रहा था, इसराइल फ़लस्तीन वॉर चल ही रहा था, और ये एक नया वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पहले ही डाउन हो रही है तो और भी डाउन हो सकती है। मगर इनडायरेक्टली इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाइना को होने वाला है, क्योंकि चाइना में जो साउथ चाइना सी में वो ताइवान की पॉलिसी देख रहा था, उससे सबका नज़र हट जाएगा और चाइना मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्रियों को एक साथ इकट्ठा कर पाएगा और जियोपॉलिटिक्स में अपनी इंपॉर्टेंस देख पाएगा।